चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसे समझने के बाद फिर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट को समझने का बेस बन जाएगा अपने आप में। क्योंकि अभी तक हम जो करंट को जानते हैं वो डायरेक्ट करंट जानते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये शब्द भी जोरदार है। और दूसरा शब्द है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना, किसी को इंस्पायर करना, प्रेरित करना। इंसान हो तो इंस्पायर करना कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज ना हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट ऐसा हो कुछ जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम इंड्यूस करना कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करने वाले पहले और सबसे बड़े नाम रहे हैं। एस.सी. वर्मा सर की किताब में जो आगे चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट के बाद, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। सीबीएसई कहती है कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीबीएसई का नजरिया है, लेकिन मेरा नजरिया यह है कि वो थोड़ा बहुत समझना चाहिए। मैक्सवेल पहले इंसान थे जिनने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही हैं, दोनों एक से दूसरे में कन्वर्टिबल है, तो किसी से भी कोई भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये कंसेप्चुअल लेवल पे पता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आज कंसेप्चुअल टर्म और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दे रहा हूँ। प्रैक्टिकली जो काम आज मैं बता रहा हूँ, ये माइकल फैराडे साहब का है। माइकल फैराडे के बारे में मैंने पहले भी बताया होगा कि माइकल फैराडे बहुत सामान्य परिवार से थे और गरीबी बहुत थी, तो एक किताबों को बाइंड करने की दुकान पे काम करते थे। मानवेंद्र, आवाज आ रही है? यस सर। तो उस दौर में किताबों की बहुत इज्जत थी बच्चों। आजकल का जैसा नहीं, आप लोगों का जैसा हर साल नई किताबें खरीदो और साल होते होते फाड़ फोड़ के रख दो। किताबें बहुत कम मात्रा में थी, तो किताबों की इज्जत बहुत थी। लोग उनको बाइंड करके सुरक्षित रखते थे और लंबे समय तक चलाते थे, मतलब इज्जत थी। तो बाइंडिंग की दुकान में किताबें तरह तरह की आती थी। फेराडे ने उन्हें बाइंड करना होता था, लेकिन माइकल फेराडे को पढ़ने का बड़ा शौक था, तो नॉर्मली वो इन किताबों को पढ़ लेता था फटाफट, जितना संभव हो। कभी कुछ पढ़ता था, कभी कुछ रैंडमली। तो उसकी स्कूली शिक्षा तो नहीं भी, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है माइकल फेराडे की, लेकिन अपने को समय के साथ अपग्रेड करते रहे। तो 20th सेंचुरी में जो महानतम एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट आप मान सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि औपचारिक शिक्षा नहीं है, तो खुद कर करके देखा और फिर उसके पीछे लॉजिक सोचा। तो माइकल फेराडे एक्सपेरिमेंटल साइंस में साइंटिस्ट जितने भी रहे हैं फिजिक्स में, उनमें सबसे बेहतरीन लोगों में से एक। चाहे आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाएं, चाहे केमिस्ट्री के लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाएं, फेराडे आपको कई जगह मिलेंगे और आप देखेंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है। जो सरल से एग्जाम्पल वो समझ रहे हैं, उसी को लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर ठीक रिवर्स दूसरे एंड पे आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, ये लोग मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों की एजुकेशन इतनी जबरदस्त है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जबरदस्त है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत जबरदस्त है। प्रयोग उन्होंने किए हो या ना किए हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, चाहे स्पेशल थ्योरी हो या जनरल थ्योरी, तो हम उसमें प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और माइकल फेराडे दूसरे एंड पे है, जो प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके पीछे का लॉजिक निकालते हैं।
तो दो अलग अलग तरीके के फिजिसिस्ट की चर्चा हो रही है। तो आज हम फैराडे के काम को समझेंगे और बच्चों को ये बड़ा अपील करता है, बड़ी इजीली समझ में आता है क्योंकि बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। माइकल फैराडे ने क्या किया, एक छोटा सा सर्किट लिया। मैं आपके सामने एक छोटा सा बना देता हूँ। ऐसा ही, ऐसा समझिए ये लूप है कोई, ऐसा सर्किट होगा पूरा और उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक हो गया। ध्यान दीजिएगा प्लीज, बैटरी नहीं तो जाहिर सी बात है करंट भी नहीं होगी, और बैटरी होती तो फिर डीसी करंट फ्लो होती, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब क्या हुआ, फैराडे साहब एक मैग्नेट, बार मैग्नेट को हाथ में पकड़ के लाते हैं। बार मैग्नेट में मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इधर को लेके आते हैं। खाली एक तार मोड़ माड़ के रखा है और उसमें सोचिए। और हैरानी की बात यह है बच्चों, जब इस मैग्नेट को कॉइल की ओर लेके आते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिलने लगती है। मतलब बिना बैटरी के करंट पैदा हो रही है, ये गजब बात थी। माइकल फैराडे ने कई एक्सपेरिमेंट किए। वो कभी कभी बार मैग्नेट को थोड़ा आराम से लाते थे, कभी झटके से तेजी से लाते थे। उन्होंने गौर किया कि अरे इसका भी फर्क पड़ रहा है, ज्यादा तेज लेके आओ तो थोड़ा निडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा है, आराम से लाओ तो कम है। और करंट फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर के जो मैंने आपको बताया था, गैल्वेनोमीटर के जो ऐसे होता है आगे दिखता है, उसमें बेटा यहाँ पर 0 होता है, इधर ऐसे 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 इस तरह से लगे होते दोनों साइड। तो गैल्वेनोमीटर आपको करंट की डायरेक्शन बदल रही है ये भी बता देता है, जो अमीटर नहीं बता पाता। ये बात बताई थी, याद है? यस सर। और इस मैग्नेट को फैराडे बच्चों की तरफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी तेजी से इधर को ला रहे हैं, कभी राइट वापस ले जा रहे हैं। पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार जो ही मैं वापस ले गया करंट की डायरेक्शन बदल गई। कैसे पता लगा? गैल्वेनोमीटर की सुई से। अगर पहले 1 एम्पियर राइट साइड में थी तो 1 एम्पियर लेफ्ट में हो गई, या ऐसा कुछ समझिएगा, डायरेक्शन बदल रही है। और क्या क्या फर्क पड़ता होगा? उन्होंने इस प्रयोग को कई बार किया। उन्होंने ऐसा भी किया बच्चों कि ये जो है इसको बड़ा बना लिया, तो वही मैग्नेट लिया। मैग्नेट भी बड़ा छोटा लिया जा सकता है, लेकिन वही मैग्नेट और बड़ा। उन्होंने देखा इस बार करंट ज्यादा है, इसका मतलब जो ये कॉइल है इसका जो एरिया है इससे भी फर्क पड़ रहा है। मैग्नेट किस स्पीड से लाया जा रहा है, नजदीक या दूर, इस बात से भी फर्क पड़ रहा है। ये तो वेलोसिटी का मामला हो गया। एक चीज और, कॉइल सपोज ये है और ये उसकी एक्सिस मान लो सर, सर्कुलर, सॉरी। तो मैग्नेट वो अलग अलग एंगल से लेके आए। कभी सीधे, सॉरी, अलग अलग डायरेक्शन से लाने के बावजूद भी उन्होंने देखा कि करंट में बदलाव आ रहा है। तो करंट में बदलाव 3 तरीके से आ रहा है। कभी कभी उन्होंने ये भी करके देखा कि मैग्नेट को अपनी जगह पे रखो, मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है, कॉइल को आगे पीछे हिलाओ।
उन्होंने देखा तब भी करंट फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब उनने पहली बात तो ये कहा कि रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंडक्शन। ये इंडक्शन मतलब इंस्पायर करना। फिर वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है मैंने आपको बताया। मैग्नेट और इनके भी रिलेटिव मोशन की स्पीड क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, मैग्नेट और कॉइल किस एंगल पे आ रही है एक दूसरे की ओर, और तीसरा कॉइल का साइज क्या है। तो बच्चों मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन से एक करंट प्रोड्यूस हो रही है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस पूरी घटना को कहते हैं। और थ्योरेटिकली जब ये पाया गया कि इसको अब एक्सप्लेन कैसे करें, ऑब्जर्व तो हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन तो ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल कैसे करें। तो फिर ये कहा गया कि जो मैग्नेट होता है बच्चों, अगर ये नॉर्थ और ये साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, और ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी मैग्नेट के आसपास ज्यादा होंगी और दूर जाओगे कम होती जाएगी। तो जब कॉइल से दूर था मैग्नेट तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम था, असली चीज मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको याद होगा, तो वहां पर हम लोग ई डॉट डी एस कहते थे। तो उसी हिसाब से सिमिलरिटी है, तो हम यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलना चाहिए हमें, बी डॉट डी एस। डी एस सरफेस एरिया है और उसकी डायरेक्शन अगर ये छोटा सा डी एस है तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन डी एस हो जाएगी। और कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है और डी एस सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, उसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है बच्चों वो बी पे डिपेंड कर रहा है, डीएस पे डिपेंड कर रहा है, और उनके बीच के एंगल पे, क्योंकि बी डॉट डीएस है। इसका मतलब समझिए कि ये बी है और ये डीएस है, और सपोज उनके बीच का एंगल थीटा है, तो बी डॉट डीएस क्या होगा ये आप जानते ही होंगे, बी डीएस क्रॉस थीटा। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जो रहेगी, तो आप समझिए कि किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को किन किन परिस्थितियों में प्रभावित किया जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है फ्लक्स कहेंगे तो आपको तीन चीजें याद आएंगी, या तो बी को बदलो, या डीएस को बदलो, बदलो मतलब कम या ज्यादा, और तीसरा उनके बीच का एंगल बदलो। तो ये सारी चीजें मैंने ऊपर भी समझाई है। क्या ये समझ में आ पाया? यस सर। ठीक हो गया। तो यहां से फैराडे साहब ने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक थ्योरेटिकल बेसिस दिया और कहा कि यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ पैदा होगा जो माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर है। जहां फाई आपने अभी ऊपर लिख रखा है तो फाई आ जाएगा उसका डेरिवेटिव डी फाइव बाई डी टी माइनस टाइम्स। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर फाई जो है लगातार बढ़ रहा होगा, कैलकुलस में कोई चीज बढ़ रही होती है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव आता है, और घट रही है कोई चीज तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। मनमेंद्र आप ये याद रखना। हाँ, यस। तो बच्चों जिस समय फ्लक्स बढ़ता है, बढ़ता कब है फ्लक्स, जब कॉइल के नजदीक आ रहा होगा मैग्नेट, इधर को आ रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, यहाँ से पास होने वाला इस कॉइल के बीच से पास होने वाला मतलब, तो फाइव बढ़ेगा तो डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव होगा, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी निगेटिव होगा, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव होगा। इससे ये समझ में आया। और अगर आपको ये पता लग गया कि
ई जितना है, इस ई को कैपिटल ई भी बोल सकते हो, ईएमएफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इवन हम इतना बारीकी से नहीं सोच रहे तो आप पोटेंशियल की जगह रख लीजिए। तो आप करंट जब निकालेंगे तो ये ई अपॉन आर हुआ, वी अपॉन आर की जगह, तो आप -1 अपॉन आर माइनस d5 बाई dt। अब ये वाला भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। तो करंट ये आ गया। तो अब आप समझिए यहाँ पर फाई अगर आपके पास पॉजिटिव है, प्लीज ध्यान दीजिएगा एक आध चीज यहाँ पर, फाई अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, मैं दोबारा यहाँ पर आ रहा हूँ, तो d5 बाई dt पॉजिटिव माइनस d5 बाई dt नेगेटिव, और आप ये समझ रहे हैं यहाँ से करंट भी नेगेटिव आएगी। अब ये नेगेटिव मतलब क्या हुआ, ये इंड्यूस करंट है, और ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट, ये अपोज करती है। किस चीज को अपोज करती है, इंड्यूस है, तो जिससे ये खुद ही डेवलप हो रही है उसी को अपोज करती है। तो आप कहेंगे ये तो समझ नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं अगर फ्लक्स बढ़ता है तो ये उस रीजन का अपोज करती है भाई, और अगर फ्लक्स घटता है तो ये उस रीजन का भी विरोध करती है, उस समय ये बढ़ने की कोशिश होगी। ये बड़ी जोरदार करंट है, इंड्यूस्ड करंट बढ़ती भी है घटती भी है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों मेन करंट ही एक और है, ये भी एक करंट है, और इसमें जो करंट है कांस्टेंट नहीं है बल्कि लगातार बढ़ रही है करंट। करंट लगातार बढ़ रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो एक करंट इंड्यूस पैदा होगी, और चूंकि ये लगातार बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इसके अपोजिट चले, मतलब इसको नेट रिजल्ट घटाने पे चले। तो बच्चों अभी मैं मैग्नेट पे था, अब मैं करंट पे आ गया, और करंट में भी दो तरह की करंट की बात हो रही है, एक जो करंट ऑलरेडी सर्किट में फ्लो हो रही है, और दूसरी करंट जो इंड्यूस हो रही है। नेट आउटपुट इन दोनों का सम हो। सम करने के लिए जब दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में है तो सीधे जुड़ जाएंगे, और अगर दोनों करंट अपोजिट हैं तो नेट कुछ कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ पा रही है आपको? यस सर। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, बहुत शानदार सवाल है, एस.सी. वर्मा सर की किताब में ही है। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। यही सवाल मैंने साइड में बना दिया है, ये इसमें करंट फ्लो हो रही आई, और इसके सामने रेक्टेंगुलर लूप। क्वेश्चन लिखिए, और कंडक्टिंग लूप placed near a long straight wire carrying current I. If the current increases continuously, find the direction of induced current in the loop. Find the direction of induced current in the loop.
सवाल समझ में आया तो जरा बताओ तो क्या हो सकता है। मानवन कुछ हो पा रहा, सोचो। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही। कोई भी डायरेक्शन मान लो बेटा। चलो मैंने ऐसे मान लिया रैंडमली। मान लो इससे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये है, मान लो। पहले कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही लेना, ठीक है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी वाइवा में, वो समझा रहा हूं। तो चलिए हमने ऐसे मान लिया। अब अगर ऐसे मान लिया और इसमें आप लूप में कहीं पर भी जो करंट की डायरेक्शन है उस पर अपना अंगूठा रखें, तो ये बताइएगा कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा या आउटवर्ड, जरा सोचो अपना राइट हैंड से। इनवर्ड होगा ना, Yes. ऐसा होगा। Yes, ठीक। sir. अब बच्चों, जो ये वायर में करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड? And what? उसकी वजह से भी इनवर्ड है। दोनों की डायरेक्शन अंदर को एक ही हो गई। इस आई जो वायर में करंट फ्लो रही है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो तय करेगी, जैसे ये है। तो अगर इंड्यूस करंट आप ऐसे ले रहे हो और आप कर रही अंदर को जा रहा है, तो अंदर की डायरेक्शन में आप मानेंगे डीएस। डीएस नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा इंड्यूस से तय होगी। आपने कहा कि अंदर को है तो अंदर को डीएस है, और जो बी है वो भी अंदर को है। ये जो बी है ये भी अंदर को है, और जो डीएस है इंड्यूस करंट तय कर रही है डीएस कहाँ को, दोनों अंदर को है। Yes, sir. जो बी है बच्चों वो वायर की करंट से तय हो रहा है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड में, और जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपने रैंडमली मान ली उससे ये पता लगा कि डीएस भी अंदर को है। दोनों अंदर को होंगे तो दोनों पैरेलल हो गए। दो वेक्टर पैरेलल हों तो बी डॉट डीएस क्या हो जाएगा, बी डी एस क्रॉस 0 91 हो जाएगा। Yes, sir. दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे अब, और आई बढ़ता जा रहा है बच्चों। आपने सवाल में लिखा है कि करंट कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो बी भी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ना। तो जो आप ये लिखते थे उसमें बी लगातार बढ़ रहा है तो फाइव भी लगातार बढ़ता जाएगा या नहीं? Yes, sir. फाइव लगातार बढ़ता जाएगा तो डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव होगा या नहीं? Yes, sir. तो माइनस डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव होगा। तो जो आई होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। आप सोचो करंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव होगी, कैसी होगी फिर? तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव होने का मतलब हमारे सर्किट में होता था कि जो हमने डायरेक्शन दिखाई उसके अपोजिट होगी। इसका मतलब जो फाइनल डायग्राम बनेगा, अगर करंट पॉजिटिव आती है तो ठीक है, तो इसका मतलब जो इंड्यूस करंट इसमें है बच्चों उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्या मैं समझा पाया आपको? Yes, sir. ये बहुत अच्छा सवाल है, वाइवा में पूछे जाने लायक कहीं पर भी। पूरा क्लियर हुआ? Yes, sir.
हाँ, तो एस.सी. वर्मा सर की बुक में है वो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अगर आप पहले से ही यही मानते तो क्या कैसे एक्सप्लेन करते? तो आप कोई भी माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्शन रैंडमली उठा लो पहले। अगर वो लास्ट में आई पॉजिटिव आया तो आपने डायरेक्शन सही मानी है। जैसे अभी ये वाला ले लेते हैं, चलो अब बताओ, माना मैंने शुरू में ये लिया होता जो मैंने अभी ये लास्ट में बनाया है, तो बच्चों बी बी जो आ रहा है इस समय, जो वायर में करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और जो लूप में मैंने इंड्यूस्ड करंट मानी उसको राइट हैंड लॉ से मानो तो फ्लक्स लाइन बाहर को आ रही होगी। Yes. तो जो इसका डीएस है वो ऐसा है, Yes, sir. तो बी डॉट डीएस जो होगा इस बार, क्योंकि दोनों के बीच का 180 है, तो ये बी डीएस क्रॉस 180 डिग्री हो जाएगा अपोजिट, तो माइनस बी डीएस हो जाएगा, क्रॉस 180 -1 होता है। तो बच्चों यहां से फाई जैसा आ जाएगा, फाई, तो फाई लगातार घट रहा होगा नहीं फिर, अब फाई Yes, sir. नेगेटिव आ रहा है ना, Yes, sir. फाई आपके पास बी डॉट डीएस था, अब बी बढ़ता जाएगा जो आई बढ़ रहा है, तो फाई तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव बढ़ने का मतलब -1 -2 -3, सोचो अल्टीमेटली बढ़ने का मतलब घटना हुआ या नहीं? Yes, sir. तो फाई यहाँ पर डिक्रीजिंग है, फाई डिक्रीजिंग है, तो डी फाई बाई डी टी कैसा हो गया बच्चों? नेगेटिव, तो माइनस डी फाई बाई डी टी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जो करंट का एक्सप्रेशन था -1/r/d5/dt, वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अब जहां पॉजिटिव होता है तो करंट की डायरेक्शन वही रखनी हुई या नहीं? Yes, sir. तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने रैंडमली जो ले ली वही डायरेक्शन। मैंने दोनों तरह से समझाया, क्या आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं? इंड्यूस करंट क्या होती है वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कैसे तय करेंगे? मैंने ये एक सवाल ये कराया, अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. अच्छा, इस पर बेस्ड और भी कोई सवाल मिलेगा आपको बाद में बुक में? तो जो ये सॉल्व एग्जाम्पल है एस.सी. वर्मा में, उन्हें तो जरूर करिएगा कम से कम। तो मैं ऐसा करता हूँ, आधा घंटा इसको हो रहा है, ये ब्रेक होने वाला होगा, मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ, और मैं इसे लिखा नहीं रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में 7:40 पे जुड़ेंगे, लेंज लॉ, और उसी पे बातचीत करेंगे थोड़ा सा।